नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में एनडीए की लड़ाई अब मान सम्मान औकात अपमान से होते हुए ब्रांड पर आ गई है और एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या चुनाव के बाद उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी का क्या होगा, इस पर अमित शाह का एक नया बयान सामने आया है, जिससे बिहार में घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि जेडीयू नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने दोबारा ये कहा कि हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और उनका ये बयान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। लेकिन केवल नीतीश कुमार की कुर्सी ही खतरे में नहीं है, इस समय एनडीए में भी खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि एनडीए ने उनको कमजोर समझने की भूल की और उन्होंने याद दिला दिया कि उनका अपना दम कितना है, और उन्होंने बताया कि उनका किस तरह से लगातार अपमान किया जा रहा है। और अपमान की यही बात पशुपति पारस को भी लगी। उन्होंने अभी ये कहा कि दलित होने के कारण उनको लोकसभा में टिकट नहीं दी गई, और ये सीधे सीधे बड़ा इल्जाम पशुपति पारस का बीजेपी पर लगा है। और बीजेपी जो इस समय बिहार में किसी तरह इस कोशिश में है कि एनडीए बचा रहे, वो बिखरे नहीं। लेकिन एनडीए में बिखराव जो है साफ नजर आ रहा है, और बिखराव के साथ साथ उस पर जो इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरह से उसके साथी दल जो हैं ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि उनका अपमान हुआ, कोई कह रहा है कि दलित होने के कारण वोट नहीं दिया, कोई अलग अपनी बार्गेनिंग करने में लगा है कि वो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बिहार में एनडीए की हालत इस समय खराब होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जीतकर बीजेपी ने अगर ये सोचा होगा कि वहां एनडीए मजबूत हो गई है, महायुति वहां पर अब अच्छे से काम करेगी, तो वहां भी दरारें दिख रही हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है कि वो फिर से कोप भवन में चले गए हैं। दरअसल फडणवीस सरकार ने फैसला लिया, उसने अलग अलग जिलों के जो एक संरक्षक मंत्री या गार्जियन मिनिस्टर जो बनाए, उसमें एकनाथ शिंदे को फिर नाराजगी हो गई और उनको उनके मन मुताबिक जिले नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। और उनकी नाराजगी का असर यह हुआ कि बीजेपी को वो फैसला रोकना पड़ा। लेकिन बीजेपी के फैसला रोकने पर इधर एनसीपी और उधर बीजेपी के खुद के नेता भी नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए इस समय हालात जो हैं वो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मोदी खुश हैं कि उनको तीसरी बार सत्ता मिल गई, अमित शाह खुश हैं कि उनके रहते जो है अलग अलग राज्य जो है बीजेपी के खाते में आ रहे हैं। लेकिन क्या एनडीए उसमें बरकरार रह पाएगा? क्योंकि बीजेपी अपने राज्यों की संख्या तो बढ़ाते जा रही है, लेकिन उसके साथी दलों को अगर ये महसूस हो रहा है कि उनका अपमान हो रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो ऐसे में एनडीए कहां तक टिक पाएगा? और जब एनडीए नहीं टिकेगा तो क्या मोदी सरकार बची रहेगी? ये भी एक सोचने वाली बात है। और इधर जिस तरह से अभी हम केंद्र की बात कर रहे हैं, बिहार में भी लगातार जो एनडीए को खतरा, ये केवल ऐसा नहीं है कि इस साल जो चुनाव होंगे उनमें खतरा है, जो अभी सरकार है उस पर भी खतरा दिख रहा है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि 20 साल से अगर एक ही ब्रांड चलाया जाए, मतलब एक ही बीज अगर बार बार बोया जाए, तो उससे धरती की उर्वर शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा बयान दिया है तेजस्वी यादव ने, यानी उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तो नीतीश कुमार की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी, और जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे तो क्या वो मोदी को केंद्र में बचा पाएंगे? ये सारी चीजें बहुत उलझाने वाली लग रही हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो गणित बहुत सीधा साधा सा दिख रहा है कि बीजेपी जो है उसने अपने लिए सत्ता सुरक्षित रखी, लेकिन अपने साथियों के लिए हालात मुश्किल बना दिए, और अब वही साथी जो हैं मिलकर बीजेपी को उसकी असल जगह दिखाने में लगे हुए हैं। इस तरह का पूरा हिसाब इस समय भारतीय राजनीति में चल रहा है, और उसमें फायदा अगर होगा तो वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को होगा, ये समझना भी कठिन नहीं है। अभी राहुल गांधी जब पटना गए, उसके बाद वहां से जो तस्वीरें आई, उनसे जाहिर हो रहा है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। और राहुल गांधी के जाने के बाद पशुपति पारस जिस तरह से लालू प्रसाद से मिले, तो उनका भी एक रुख साफ नजर आ रहा है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे आरजेडी के साथ। और आरजेडी के साथ जाने का मतलब है कि बिहार में फिर से महागठबंधन जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक किस तरह पूरी राजनीति में घमासान मचा हुआ है, और कैसे एनडीए में दरार दिख रही है, और एनडीए में ये जो दरार दिख रही है, क्या ये बड़ी टूट का इशारा है? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बीजेपी के लिए हालत ऐसी हो रही है कि वो
4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो 6 कदम पीछे सरकती हुई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र उसने जीता, उसकी जीत संदिग्ध है। अभी भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में 2-2 बार अभी लगातार उस जीत पर सवाल उठाए और लगातार ये बात चल रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेल करके सत्ता हासिल की और इस खेल में एनडीए के जो उसके बाकी साथी हैं उनको भी फायदा हुआ, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने क्या गलती की, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरह बार बार को भवन में पहुंच जा रहे हैं। हमने देखा है कि जब वो मुख्यमंत्री बनने का जब उनका नाम तय नहीं हो पा रहा था तब वो सतारा चले गए, उसके बाद उनको ले देकर किसी तरह मनाया गया तो मंत्रिमंडल बंटवारे पर उनके झगड़े शुरू हो गए, उस पर बात किसी तरह संभली। तो अब ये चीज सामने आ गई है कि जो गार्जियन मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं अलग अलग जिलों के, उनमें एकनाथ शिंदे की पसंद का ध्यान नहीं रखा गया, तो उस पर उनको फिर नाराजगी दिखानी पड़ी और फिर बीजेपी को अपना फैसला जो है वो उस पर अभी स्टे लगाना पड़ा है। ये जो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सत्ता को अस्तित्व में आए महाराष्ट्र में एनडीए को, लेकिन उसके बाद ये 3-4 महीनों में ही जिस तरह से बार बार झगड़े लड़ाई का माहौल बन रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि क्या एनडीए बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अजित पवार भी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और जिस तरह से बार बार ये खबरें आई कि पवार परिवार एक साथ हो सकता है, तो इधर महाराष्ट्र का ये हाल है। उधर बिहार में हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कब क्या कर लेंगे, क्योंकि उन पर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं उनकी सरकार पर, उनके फैसलों पर, और उसके साथ साथ अभी जीतन राम मांझी ने जो ये नया खेल कर दिया, अभी कल जहानाबाद में मुसहर भुइयां सम्मेलन में उन्होंने जो सारी बातें कही कि मुझे कमजोर समझने की भूल की गई, और उन्होंने इसके अलावा भी बड़े इल्जाम लगाए। जीतन राम मांझी ने ये तक कह दिया कि मुझे 4 रोटी की भूख थी और मुझे 1 रोटी दी गई, मुझे दिल्ली और झारखंड में एक भी सीट नहीं दी गई। ये साफ साफ शिकायत कर रहे हैं वो, और वो ये बोल रहे हैं कि झारखंड में औकात देकर टिकट दिया गया, क्या जीतन राम मांझी की औकात नहीं थी इसलिए मुझे दिल्ली में भी टिकट नहीं मिला, और अगर हमें दिल्ली में 2-3 सीटें मिलती तो हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे अब 40 सीटों की मांग वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगले महीने गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में वो बड़ी रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और कल भी जो उनकी रैली हुई जहानाबाद में, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और वहां पर जीतन राम मांझी ने अपनी ताकत दिखाई थी। तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या ये बताता है कि एनडीए में बड़ी टूट पड़ चुकी है? क्योंकि दावा तो ये हो रहा है, अभी भी अमित शाह ने बोला नहीं हम सब एक साथ है और कहीं कोई असमंजस नहीं है और सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ ठीक है तो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? बिल्कुल संमित्रा जी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये महाराष्ट्र में बवाल क्यों मचा हुआ है? सब कुछ ठीक है तो जीतन राम मांझी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि औकात शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? तो ये औकात की अगर बात आ गई है तो इसका मतलब कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और गड़बड़ है एनडीए में सब कुछ। तो अमित शाह कब तक जो है वो लोटे के नीचे जो पेंदी लगाते रहेंगे? तो जब छेद हो चुका है एनडीए में तो अब वो इन पेंदी लगाने से जो है वो रुकने वाला नहीं है। फिर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरीके से सबके बीच में आपस में झगड़े खुलकर सामने आ रहे हैं, और ये झगड़े ही खुलकर सामने नहीं आ रहे, लोग खुलकर बोल रहे हैं। जो बात इंडिया गठबंधन की जा रही थी, तो इंडिया गठबंधन में तो वैचारिक तौर पे कोई झगड़ा नहीं है किसी भी तरीके का, और जहाँ जिन राज्यों में है कि आपस में लड़ना है तो वहाँ आपस में लड़ना है, लेकिन गठबंधन में रहते हुए लड़ना है ये तो नहीं था। तो इंडिया गठबंधन में इस तरीके तो कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ तो गठबंधन में रहते हुए यानी आप सरकार में भी शामिल हैं और उसमें आपका झगड़ा भी चल रहा है। तो अब अगर जीतन राम मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई वो औकात जो है उनकी नहीं है क्या, जो उनको 4 सीटें मतलब वहाँ नहीं दी गई दिल्ली में, और झारखंड में भी सीटें नहीं दी गई, तो और जेडीयू को दे दी गई और एलजेपी को दे दी गई दिल्ली में सीट, तो यानी अब बात औकात पे आ गई है। तो औकात अब कौन किसकी समझाएगा ये देखना है। अभी तक तो समझाया जा रहा था कि नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ करेंगे और चिराग पासवान कुछ गड़बड़ करेंगे तो जीतन राम मांझी को उनके स्टपनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, हवा दी गई थी। और जब जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जीतन राम मांझी को अकेले अपनी पार्टी के सांसद होने के बावजूद उनको जिस तरीके से मंत्री बनाया गया, इसको लेकर जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उसकी नाराजगी थी कि भाई उनका एक ही मात्र सांसद था और आपने उसको मंत्री बना दिया, हमारे जो है 7 सांसद हैं और एक ही आपने राज्य मंत्री दिया। तो ये उठाए गए थे सवाल। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आया उनका संघर्ष बीच में,
अब ये साफ इशारा कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अमित शाह जिस तरीके से, अब पहले पटना उनको जाना था, पटना नहीं पहुंचे, फिर अब वो पहुंच गए आंध्र प्रदेश जाकर, तो अब वहाँ चंद्रबाबू नायडू की चिरौरी करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, तो ये बता रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का मसला तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। महाराष्ट्र में शर्मिष्ठा जी, जो आपने बताया भी है कि किस तरीके से वहाँ जो 2 ज़िले हैं, नासिक और रायगढ़, उनके जो है वो गार्जियन मंत्री वो तैनात किए गए। अब गार्जियन मंत्री, एक नया गार्जियन मंत्री जो है, नई चीज़ निकल आई है, यानी कि ठेके पे मंत्रियों को अब जिले दिए जा रहे हैं। और इन गार्जियन मंत्रियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। पहले बना दिया गया बीजेपी के गिरीश महाजन को नासिक का, और अदिति तटकरे जो एनसीपी हैं उनको रायगढ़ का बना दिया गया। अब मुख्यमंत्री हैं विदेश में, और जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस पर आपत्ति जताई तो रात में ही स्टे कर दिया गया। अब आदित्य ठाकरे ये पूछ रहे हैं कि जो ईवीएम से बनी हुई सरकार है, उसका मुख्यमंत्री कितना लाचार है कि वो विदेश में बैठा हुआ है और यहाँ जो है वो स्टे कर दिया जाता है मंत्री, गार्जियन मंत्री बनाने का आदेश जो है। तो आखिर ये गार्जियन मंत्री का आदेश जो स्टे किया गया, ये किसके कहने पे किया गया? तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं? अब ये सवाल उठाना है आदित्य ठाकरे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है उन मंत्रियों का अपमान है जिनको पहले नियुक्ति दी गई थी। जाहिर सी बात है शर्मिष्ठा जी कि अब ये अपमान सीधा सीधा गिरीश महाजन और अदिति तटकरे का है। तो अब बीजेपी तो चलिए अपने लोगों को शांत कर लेगी, भाई शांत हो जाओ, एकनाथ शिंदे को जो मना कर रखना है अभी, लेकिन अजीत पवार को किस तरीके से मनाया जाए? अदिति तटकरे जो हैं, उनके पिता जो हैं वो सुनील तटकरे, वो एनसीपी की एकमात्र सांसद भी हैं। तो उनका भी झगड़ा ये था कि भाई हमारे 2 होने चाहिए केंद्रीय मंत्री, प्रफुल्ल पटेल को भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाओ और सुनील तटकरे को राज्य मंत्री बना दो, उनकी ये मांग थी। तो अब वो मांग तो पूरी हुई नहीं। इधर जो अदिति तटकरे बनाई गई थी गार्जियन मिनिस्टर, उनसे भी वो छीन लिया गया रायगढ़ जिला। तो ये सीधा सीधा उनका अपमान है। तो ये अब जो जिस तरीके से झगड़ा मचा हुआ है एनडीए में, अब अमित शाह इसको कैसे निपटाएंगे? तो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो घमासान मचा हुआ है, ये साफ संकेत दे रहा है कि बहुत जल्द एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है और अमित शाह के रोके ये टूट रुक नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, अमित शाह इधर से उधर घूम के कहीं वो संजय झा के यहाँ दही चूड़ा खाने पहुंच रहे हैं, कहीं वो आंध्र प्रदेश जाकर चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं। ये सारे काम अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि एनडीए में इससे हालात सुधरेंगे, क्योंकि जो दरार बढ़ गई है वो और भी और गहरी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल टूट कर ही मानेगा एनडीए, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया है कि अदिति तटकरे और इनको गिरीश महाजन, इन दोनों को बनाया और उसके बाद तुरंत देवेंद्र फडणवीस इस समय दावोस में है, स्विट्जरलैंड में, और वो वहां से उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाई। और इधर एकनाथ शिंदे पहुंच गए सतारा, तो उनको मनाने पहुंचे चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन, ये दोनों पहुंचे और इस फैसले पर रोक लगी। तो अब इस पर बीजेपी के भी नेता नाराज हो रहे हैं और एनसीपी के नेता, और अजित पवार अभी इससे पहले भी एक बार और नाराज हुए थे, क्योंकि उनके जो 2 मंत्री हैं चिकित्सा में, जो शिक्षा विभाग मंत्री हसन मुशर्रफ और सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल, उनके जो उन्होंने कोई फैसला लिया था उस पर मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी। तो इस पर भी अजित पवार नाराज हो गए थे और उन्होंने तब ये कहा था कि महायुति में, अगर वो ये चाहते हैं कि महायुति में सब साथ बढ़े, तो कोई भी फैसला लेने से पहले चर्चा करनी होगी। ये सीधे सीधे माना जाए कि अल्टीमेटम है अजित पवार का, कि अगर आप चाहते हैं कि महायुति में सब एक साथ अच्छे से बढ़े, सब साथ में रहें, तो फिर आपको सारे फैसलों पर हमसे राय मशवरा करना होगा। और ये बात चुनाव के पहले भी हमने कई बार सुनी है, जब वो लोग चाहे सीट बंटवारे को लेकर करते थे बातें या बाकी चीजों को लेकर, तो ये कहते थे कि हम सब फैसले में अगर एक साथ रहेंगे तभी एक साथ बने रहेंगे, हम किसी की मनमर्जी सहेंगे नहीं। ये एक अघोषित स्वर जो है वो अजित पवार की तरफ से भी आया और एकनाथ शिंदे तो बार बार अपनी नाराजगी जता ही रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अब बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कैसे कितने बार अपने फैसलों को पलटेगी। और ये जो गार्जियन मिनिस्टर वाला चक्कर है, ये भी बड़ा अद्भुत सा है, मतलब एक नया ही खेल है, क्योंकि अब इसमें ये भी है कि आपको जिस जिले का जो गार्जियन मंत्री रहेगा उसको विकास कार्यों की जिम्मेदारी तो है, संवैधानिक जिम्मेदारी हिस्सेदारी भी रहेगी। जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और ऐसे तमाम राजकीय जो कार्यक्रम रहेंगे, उसमें वो मंत्री सरकार का रिप्रेजेंटेशन वहां पर करेगा। तो ये एक नया अब हमने सिलसिला देखा है, क्योंकि अभी तक तो ये देखते थे कि अमूमन जो उस क्षेत्र का सांसद है, विधायक है, वो इन कार्यों में अपने रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार तय करेगी कि कौन से जिले में कौन सा मंत्री जो है जाकर रिप्रेजेंटेशन करेगा।
तो इस सब के पीछे क्या खेल है, इसके पीछे कौन से कारोबारी चालाकियां हैं, ये बाद में खैर खुलासा इसका होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस मसले पर अभी से एनडीए में घमासान महाराष्ट्र में दिख रहा है, उससे जाहिर है कि कहीं कोई बड़ा फायदा लेने की जुगत तीनों दलों को है और उसी में ये आपस में सिर कुटौबल हो रही है। इधर बिहार का मामला और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अमित शाह अभी पहुंचे थे संजय झा के यहाँ दही चूड़ा खाने, तो 2 घंटा कम से कम वो वहां बैठे और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वहां पर जब उनसे पत्रकारों ने तमाम मुद्दों पर बात की तो उन्होंने ये बोला कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई असमंजस नहीं है और हम नीतीश कुमार के साथ चर्चा करके ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा। यानी अमित शाह ने ये बात दोबारा सार्वजनिक तौर पर बोल दी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बात का मतलब तो यही निकलता है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे चेहरा, ये बाद में तय होगा चर्चा के बाद। यानी नीतीश कुमार को अब ये मान लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी जो है उसके दिन जो है गिने चुने बचे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पशुपति पारस भी हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, और चुनाव नजदीक आते ही उनके साथ सीट शेयरिंग की बात होगी। और ये जो बात उन्होंने बोली, उधर पशुपति पारस ने ये बोल दिया कि हमको दलित पार्टी होने के कारण 5 सांसदों का एनडीए में टिकट काट दिया गया और ये राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं और ये कहीं ना कहीं हम किनारा कर लेंगे। ये जो अंबेडकर का जिक्र यहाँ पर आना, अमलेंदु जी क्या बताता है? एक तरफ अमित शाह का बयान कि हम चुनाव आएगा पास में तो हम उनसे सीट शेयरिंग की बात कर लेंगे, और इधर उनका ये बयान कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान की तरह हैं। क्या ये सीधे सीधे पशुपति पारस का इशारा है कि अब वो एनडीए छोड़ रहे हैं? देखिए सर मित्रा जी, बिल्कुल ये साफ इशारा है। और बीच में चर्चाएं तो ये थी कि पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में पुल की भूमिका निभा रहे हैं। और वो दही चूड़ा का जो 15 जनवरी को कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया गया था और लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, लालू प्रसाद यादव पहुंचे। और फिर लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनका स्वागत है पशुपतिनाथ पारस का। और उसके बाद पशुपतिनाथ पारस जाकर फिर लालू प्रसाद यादव से मिले, यानी कि खिचड़ी पक चुकी है। और जब ये लगा अमित शाह को कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, चाचा भतीजे में लड़ाई कराकर और जो बंदरबाज करने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। चूँकि अभी भी बिहार में अगर देखा जाए सर मित्रा जी तो रामविलास पासवान की जो लीगेसी है वो पशुपतिनाथ पारस के पास ज़्यादा है। वो तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े होते तो चिराग पासवान को अच्छे तरीके से नुकसान वो पहुंचा सकते थे, लेकिन जो लीगेसी है वो चूँकि रामविलास पासवान के रहते हुए भी बिहार में सारा काम धाम जो था रामविलास पासवान का वो पशुपतिनाथ पारस ही देखा करते थे। तो जो आम कार्यकर्ता से संपर्क है वो उन्हीं का ज़्यादा है। चिराग पासवान चूँकि बाहरी समझे जाते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा रहे, पले बड़े भी सब दिल्ली में है, तो वो उनका बिहार से उतना लगाव नहीं समझा जाता है। तो ये एक चीज़ जो है वो लोगों को मतलब एक तरीके से वो क्लिक करती है कि पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो असली लीगेसी के मालिक हैं। तो अगर पशुपतिनाथ पारस जो है वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ यानी महागठबंधन के साथ जाकर लड़ते हैं तो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से नाम लेकर उन्होंने कहा पशुपतिनाथ पारस ने, और वो एक दलित सेना जो उनका संगठन था रामविलास पासवान का, जिसको वो चलाया करते थे, पूरे देश भर में उसका संगठन है दलित सेना का, तो वो दलित सेना जो है उस पर कब्जा पशुपतिनाथ पारस का ही है, चिराग पासवान का नहीं है। तो यानी वो एक तरीके से दलित वॉइस जो है वो बनने की बात जो है तो वो जो है वो पशुपतिनाथ पारस के पास ही है। तो अब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस तरीके से कहा कि वो हमारे लिए भगवान है, ये सीधा सीधा अमित शाह के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। यानी ये संकेत दे दिया कि अमित शाह ने जिस तरीके से संसद में खड़े होकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, वो अब बिहार में भी एक मुद्दा बनेगा। और इसी मुद्दे को लेकर पशुपतिनाथ पारस एनडीए छोड़ेंगे या फिर अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये एक तरीके से पशुपतिनाथ पारस ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। तो बिहार का मामला और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इधर अमित शाह का ये कहना है कि हम नीतीश कुमार से मिलकर बात करेंगे और मिलकर ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यानी ये साफ कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो नीतीश कुमार एनडीए में क्यों रहेंगे? तो कम से कम नीतीश कुमार राजनीति से अपनी ऐसी विदाई तो नहीं चाहेंगे जैसी अमित शाह उनकी विदाई करने की सोच रहे हैं कि उनको इस तरीके से रिटायर कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि चलते चलते नीतीश कुमार भी अपनी
बेहतरीन विदाई चाहेंगे, फिर चाहे वो एनडीए के साथ हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ हो। तो अगर सम्मानजनक विदाई नहीं होती नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे और जाहिर सी बात है कि फिर वो या तो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से उनको खुला ऑफर दिया कि आइए आप आकर काम कीजिए और यहीं रहिए, और उन्होंने ये कहा भी कि वो तो खुद ही भाग जाते हैं, हम तो उनको नहीं भगाते हैं, वो खुद ही भाग जाते हैं। तो यानी एक संकेत मिल चुका है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को देखा जाए समिता जी, तो उनके हाथों में जो कहा जाए उनके पांचों उंगलियां जो वो घी में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे करने की कोशिश करेगी और ये दाव चलने की कोशिश करेंगे अमित शाह जो उन्होंने महाराष्ट्र में चला एकनाथ शिंदे के साथ, तो बिहार में गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि चाणक्य की धरती जो है वो बिहार ही समझी जाती है। तो आप महाराष्ट्र में जाकर अपने चाणक्य बन सकते हैं गुजराती जो हैं, लेकिन आप बिहार में जाकर अगर चाणक्य बनने की कोशिश करेंगे तो बिहारियों को कम से कम आप चाणक्य बन के नहीं बता सकते। ये साफ तौर पर समझा सकता है समिता जी। जी, बिहार के जो राजनीतिक और जो जातिगत समीकरण है वो भी काफी दिलचस्प है और उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और वहां राजनीति किस तरह से मोड़ लेती है इसका भी अनुमान जो है बड़े बड़े लोग नहीं लगा पाते हैं। तो अमित शाह के लिए भी ये मामला कठिन हो सकता है, और हम ये भी नहीं जानते कि इस समय बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो कितनी सही या कितनी गलत जानकारी अमित शाह तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर पशुपति पारस नाराज है तो ये नाराजगी एक दिन की नहीं है, लगातार कई महीनों से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे, और तब उन्होंने ये फैसला लिया कि उनको शायद अब एनडीए में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अब आप महागठबंधन में चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा अब इस बात को अभी राज ही रहने दीजिए। तो जब राज ही रहने दीजिए ये कह दिया गया है, तो इसका मतलब कि आने वाले वक्त में वो भी कोई बड़ा फैसला लेंगे, और उनके जाने का मतलब है कि पासवान वोट जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के पाले से खिसक सकते हैं, और चिराग पासवान ऐसे में कहां तक उपयोगी साबित होंगे ये भी देखना होगा। अभी तो चिराग पासवान भी दावोस गए हुए हैं और वो अपने केंद्रीय मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, लेकिन और इस बात पर वो खुश है कि उनको दिल्ली में एक सीट दे दी बीजेपी ने, और लेकिन यहाँ पर जेडीयू के लिए नाराजगी फिर ये हो सकती है अमलेंदु जी की, जेडीयू को भी एक सीट मिली है और चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट, यानी बीजेपी ने दोनों को एक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने बता दिया नीतीश कुमार को कि आप भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना चिराग पासवान, यानी यहाँ पर नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बीजेपी ने काफी छोटा कर दिया, बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए। और कल जब अमित शाह, परसों जब ये संजय झा के घर थे और ये सारी बातें हो रही थी, उस समय वहां पर जो संजय झा तो थे ही, ललन सिंह भी मौजूद थे, और इन दोनों नेताओं के बारे में अब नीतीश कुमार को सोचना होगा कि वो आखिर इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी की नीतीश कुमार को अगर बीजेपी खत्म नहीं कर पाई, मान लो उसको ये लगता है कि नीतीश कुमार जा सकते हैं आरजेडी के साथ, तो क्या जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी पूरा तैयार बैठी है? क्यों 2 घंटे का वक्त अमित शाह के पास, इतना वक्त था कि वो 2 घंटे संजय झा के घर पर रहे? क्या कारण हो सकता है? देखिए समिता जी, असल में जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी संजय झा के जरिए जेडीयू को तोड़ना चाहती है और इसके लिए काम कर रही है बीजेपी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शायद अंदर कोई खेल कर दिया है कि बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जेडीयू को तोड़ पाए, क्योंकि अगर जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बिहार में बीजेपी को उसका नुकसान होगा, उसका असर केंद्र पर भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो अन्य सहयोगी हैं जो केंद्र में सरकार को समर्थन दे रहे हैं, फिर चाहे वो एकनाथ शिंदे हों और चाहे अपने चंद्रबाबू नायडू हों, इनको भी संदेश जाएगा कि बीजेपी आपकी पार्टियां भी तोड़ सकती है। और दोनों ही पार्टियों को बीजेपी पहले तोड़ चुकी है, शिवसेना को भी तोड़ चुकी है, और उनके भी 4 राज्यसभा सदस्य जो थे चंद्रबाबू नायडू के, वो 2019 में उसने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए थे, तो उनके भी उसने सांसद तोड़े थे। तो यानी उनको ये संदेश चला जाएगा। तो बीजेपी असल में अभी ये काम कर चुकी होती है नीतीश कुमार के साथ खेल करने का, लेकिन वो घबरा इसलिए रही है कि अगर नीतीश कुमार के साथ खेल करते हैं तो इसका असर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा और फिर मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो ये खतरा उनको लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको माफ़ करने वाली नहीं है, उनके साथ वो खेल निश्चित तौर पर करेगी। तो अब संजय झा के यहाँ उनका 2 घंटे तक बैठना और उसके बाद फिर ये आकर बाहर कहना कि हम नीतीश कुमार से बात कर लेंगे, और इधर दिल्ली में 1 सीट चिराग पासवान को देना और 1 सीट ही
नीतीश कुमार को देना। यानी ये साफ संकेत दे दिया है कि अब बिहार में जब सीटों का बंटवारा होगा तो अगर नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे तो उनको चिराग पासवान से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए नहीं मिलेंगी, जबकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 50% सीटों पर कम से कम अब नीतीश कुमार लड़ेंगे। पिछली बार उनसे गलती हो गई थी, वो गलती अब नहीं दोहराएंगे, ये कहना है नीतीश कुमार का। तो यानी सीटों के तालमेल को लेकर बीजेपी में और एनडीए में के जो घटक दल हैं उनमें ज़बरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी को लगता ये है कि नीतीश कुमार अगर साथ रहते भी हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा भी आता है, तो चुनाव के बाद क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे। यानी नीतीश कुमार ने अपने को इतना ज़्यादा एक तरह से कहा जाए वो अनप्रेडिक्टेबल बना लिया है कि पलटी मारने के मामले में कि उनके ऊपर बीजेपी भी भरोसा नहीं कर पा रही है और इंडिया गठबंधन भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये साथ आ भी जाएंगे तो चुनाव के बाद तक रुके रहेंगे, और अगर साथ नहीं आते तो चुनाव के बाद ये बीजेपी के साथ रुके रहेंगे, तो बीजेपी ये भरोसा नहीं कर पा रही है। यानी नीतीश कुमार इतने ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए वो अविश्वसनीय बन चुके हैं कि उन पर भरोसा कोई नहीं कर रहा है, और यही नीतीश कुमार इसको कैश कराना चाहते हैं। क्या मतलब दोनों तरफ वो अपनी चाल चलना चाहते हैं कि एनडीए से भी बात होती रहे और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनको मिलते रहें। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो फिलहाल नीतीश कुमार जो हैं वो उनके पांचों उंगलियां घी में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन देखना यह है कि बीजेपी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ खेल कर चुकी है, क्या वो ऐसा खेल नीतीश कुमार के साथ करती है कि नहीं करती है, और अगर करती है तो नीतीश कुमार इसको कैसे लेते हैं। क्या एकनाथ शिंदे बन जाएंगे नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार पलटकर जवाब देंगे कि वो एकनाथ शिंदे नहीं है, नीतीश कुमार है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये बताएंगे कि वो एकनाथ शिंदे नहीं है, वो नीतीश कुमार है। समझता है जी, और इस समय ब्रांड नीतीश पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार आप बता रहे हैं कि उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं, सिर कढ़ाई में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथों में लड्डू भी रखना चाहते हैं। उनको एक तरफ इंडिया गठबंधन का भी साथ चाहिए और दूसरी तरफ एनडीए भी, ताकि उनकी कुर्सी जो है वो बची रहे, जो पिछले 19-20 सालों से लगातार उन्हीं के पास बनी हुई है। लगातार 7वीं बार वो मतलब मुख्यमंत्री वो रह रहे हैं, और उनकी निगाहें तो प्रधानमंत्री पद पर भी थी, लेकिन वो हसरत मोदी के रहते अभी पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखते रखते क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा, ये एक सवाल नीतीश कुमार के सामने बड़ा टेढ़ा सवाल है, और इसका जवाब वो जरूर जानना उनके लिए ये दुखदुखी मन में उनके लगी होगी। और इस बीच तेजस्वी यादव ने अब ये बता दिया है कि अब की अगर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो सरकार उनकी बनेगी और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये इस बात के इशारे लालू प्रसाद ने भी दिए, और जिस तरह अभी लालू प्रसाद के बराबर के हक आरजेडी में इस समय तेजस्वी यादव को मिल चुके हैं, बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तय हुआ है, तो उससे समझ में आ रहा है कि अब तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है, और अपने बड़े राजनीतिक कद के साथ उन्होंने ब्रांड नीतीश को लेकर क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं क्या कहा तेजस्वी यादव ने। मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते वही उनके साथ आते। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं, अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही जमीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो जमीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज। 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे, और यहाँ 6 सीट भी, यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था, और हम लोगों को पूरा विश्वास है
कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहाबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहां बांका, भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार। अमरिंदर जी, तेजस्वी यादव ने यहाँ पर नीतीश कुमार पर जो हमले किए हैं, उन्होंने बाकी बातें तो वो पहले भी बोलते आए हैं कि रिटायर्ड अधिकारियों के साथ और वो थके हुए हैं और अब ये इस तरह से सरकार नहीं चलेगी, लोग नाराज हैं। तेजस्वी यादव लगातार कभी वो फेसबुक लाइव करते हैं, कभी लोगों के बीच जाते हैं, उनकी अपनी यात्रा निकल रही है, फिर वो पत्रकारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर बातचीत में वो हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार के प्रशासन पर, उनकी सरकार पर, और बीजेपी का जिस तरह से एक दबदबा नीतीश कुमार पर कायम हो रहा है उस पर ये लगातार करते हैं। आज जो उन्होंने लेकिन ये जो बात अभी ये कही है कि एक ही ब्रांड का बीज और इससे जमीन भी खराब होगी और फसल भी नहीं होगी और अब नए ब्रांड की जरूरत है, ये नीतीश कुमार इस हमले के बाद क्या मतलब उनका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बयान देते हैं और उनके बयानों में उनकी जुबान जो है लड़खड़ाती है। वाकई वो जो बात उन्होंने बोली कि पीछे से कुर्ता खींचने चलिए बहुत हो गया, ये जिस तरह से उनको पूरा ट्रैप कर चुकी है बीजेपी, नीतीश कुमार में क्या अब उतना दम दिखाई दे रहा है कि वो इस जाल से खुद को बचा पाएंगे? और तेजस्वी यादव जो अब भी उनको संकेत दे रहे हैं कि वो हट जाएंगे वहां से और आ जाएंगे इधर, तो उनका सम्मान जो है वो बचा रहेगा। मतलब राजनीति की अगर हम ये माने कि आखिरी पारी भी है, क्योंकि अब उनके बेटे तक को अपील करनी पड़ी कि आप हमारे पापा को वोट दीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम करता है उसको, मतलब उनके बेटे तो सक्रिय राजनीति में नहीं है, फिर भी उनको ये अपील करनी पड़ रही है। ये सारी बातें क्या बता रही हैं कि नीतीश कुमार का जो एक राजनीतिक दबदबा, रसूख जो अब तक बिहार में होता आया था, और अब के बाद नीतीश कुमार जो बोलने वाले प्रशांत किशोर थे, वो भी उन्होंने जिस तरह इस समय मोर्चा खोल लिया। और मजे की बात यह है कि अभी चिराग पासवान ने समर्थन किया प्रशांत किशोर का कि हाँ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, आमरण अनशन वगैरह सारी बातें। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने देर से ही सही लेकिन वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आए, अच्छी बात है और हमारे मित्र हैं, और ये सारी बातें। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान खुलकर एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो अलग हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर। जीतन राम मांझी नाराज हैं, वो तो खैर बीजेपी से नाराजगी है लेकिन नीतीश कुमार से भी नाराजगी उनकी जाहिर ही है। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि नीतीश कुमार अलग थलग पड़ रहे हैं और ऐसे में उनके पास क्या विकल्प रह जाएंगे? देखिए समिता जी, अगर विकल्प की बात की जाए नीतीश कुमार के पास, तो विकल्प तो दो ही हैं। या तो ये स्वीकार कर लें कि अब बीजेपी उनको नहीं बनाएगी और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी नहीं बनाएगी, एक बात इसको स्वीकार करें और बीजेपी में पड़े रहें जैसे, और यहाँ से अब रिटायर हो जाएं, संजय झा या ललन सिंह या किसी के हवाले पार्टी करें और विदाई ले लें। दूसरा रास्ता ये है कि बची कुची जो भी शक्ति है उसके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और उसके साथ कम से कम अपना भविष्य जो है वो सम्मानजनक सुरक्षित रखें। और यही संकेत जो है वो तेजस्वी यादव बार बार दे रहे हैं कि आप इधर आएंगे तो आपका सम्मान कम से कम बरकरार रहेगा। मुख्यमंत्री तो आपको ना इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है और ना आपको एनडीए बनाने जा रहा है, ये तो एकदम स्पष्ट है समिता जी। चूँकि अमित शाह जो बार बार कह रहे हैं और दूसरी बार उनका ये आ गया बयान, इसका मतलब कि नीतीश कुमार के नाम पर अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे हमलावर हो रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार का जो बचा खुचा एक तरीके से भौकाल है या कहिए उनकी जो छवि है उसको और ध्वस्त कर देना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़कर इतना खेल ना कर पाए कि वोट नीतीश कुमार के नाम पर ले लिए जाएं और सरकार वहाँ बीजेपी बनाने के लिए प्रयासरत हो या प्रयास करे इसके लिए। तो तेजस्वी यादव के हमलों में दो चीज़ें छिपी हुई हैं। एक तो हमला ये कि नीतीश कुमार को समझाया जा रहा है कि आप अपना सम्मान बचाना चाहते हैं तो आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए, यहाँ आपका सम्मान बरकरार रहेगा। दूसरा ये हमला है कि नीतीश कुमार को इस लायक ना रहने दिया जाए कि उनके नाम का किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए और बाद में कोई खेल जो है वो नीतीश कुमार के साथ या किसी और के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ करने की स्थिति में हो। तो यानी
आगे बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव, और ये साफ संकेत लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी दे दिया गया। उन्होंने जो पिछले दिनों ट्वीट किया था कि अब की बार तेजस्वी सरकार, जो जिस तरीके से कहा कि 2025 में तेजस्वी की सरकार, यानी साफ संकेत दे दिया कि अब नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे, अब नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट नहीं दी जाएगी। तो यानी नीतीश कुमार को ड्राइविंग सीट से उतरना है हर हाल में, चाहे वो एनडीए के साथ रहें या इंडिया के साथ रहें, लेकिन ये अब उनको तय करना है कि वो अपना सम्मान भी बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे तो सम्मान बचा रहेगा, बीजेपी के साथ रहेंगे तो ना कुर्सी बचेगी ना सम्मान बचेगा। अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो अपनी स्थिति क्या करना चाहते हैं। जी, और सम्मान की बात निकली अमलिंदु जी, तो जीतन राम मांझी का ये जो बयान है जिस पर उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि हमको कमजोर समझने की गलती की उन्होंने, एनडीए ने उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कमजोर समझने की गलती की, और बिहार में मुसहर और भुइया समाज की आबादी को देखते हुए हमारी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो सीधा सीधा ऐलान है जीतन राम मांझी का, और जिसमें उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमको कम से कम 40 सीटें मिलने, मतलब उनके कार्यकर्ताओं की मांग है 40, और उनका ये कहना है कि 40 ना भी दो तो 20 पर तो हम लड़ेंगे। तो कहाँ अभी ऐसा हो रहा था कि जीतन राम मांझी को हम जानते हैं कि किन मतलब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, और वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको बनाया और उसके बाद हटा दिया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनके मन में भी बैठी हुई है, वो नीतीश कुमार से भी नाराज हैं, अब वो एनडीए से नाराज है, और जिस तरह से वो ये जो अपने जो अति पिछड़े लोगों को साथ लेकर और जो अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, एनडीए अगर एकजुट है तो फिर जीतन राम मांझी को अगले महीने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? क्यों उनको अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अभी से उनको अपनी सीटों की भी वो मांग कर रहे हैं, और जब उनकी मांगे रहेंगी तो चिराग पासवान की भी मांग अपनी जगह है। पशुपति पारस पहले ही बोल दी कि वो पूरी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके भी साथ जाएंगे उस हिसाब से तय करेंगे कि कितनी सीटों पर लड़ना है। तो इस बार क्या लग रहा है, बिहार में ये जो जातिगत समीकरण है ये एनडीए पर इस बार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में ये जो छोटे खिलाड़ी हैं, क्या ये बड़ा खेल करते हुए आपको नजर आते हैं? बिल्कुल समिता जी, ये छोटे खिलाड़ी जो हैं ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये छोटे खिलाड़ी नहीं हैं। छोटे दल ये भले ही समझे जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी ये बड़े, हाँ खिलाड़ी ये बड़े इसलिए हैं क्योंकि ये बिहार को नचा रहे हैं पिछले 20 सालों से, ये सब मिलकर। और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ पाती कि अपना मुख्यमंत्री वहाँ बना ले। यानी छोटे, अगर कम सीट जीत कर आते हैं नीतीश कुमार तब भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे, ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कब्जा किए हुए हैं, और यही छोटे दल जो समझे जाते हैं, तो ये छोटे दल बड़े खिलाड़ी हैं, ये बड़ा खेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनसे कैसे निपट सकती है? भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो बिहार में राजनीति कर रही थी समिता जी, वो इन छोटे दलों की जो अस्मिता थी उसको साथ में लेकर और एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम देकर उसको वो खेल वहाँ करती थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब यही अगर छोटे दल, इनकी अस्मिता पर ही अगर चोट पड़ रही है, जीतन राम मांझी को कहना पड़ रहा है कि हम औकात बताएंगे बिहार चुनाव में, तो समझा जा सकता है कि अस्मिता की राजनीति कितना आगे बढ़ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इन अस्मिता की राजनीति करने वालों की अस्मिता पर ही चोट कर रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी को कहना पड़ रहा है कि हम बिहार में औकात बताएंगे और हमको कम समझा एनडीए में। तो यानी अब ये औकात बताने की बात जो शुरू हो गई है, तो ये अकेले जीतन राम मांझी ही औकात नहीं बताएंगे, ये औकात नीतीश कुमार भी बताएंगे, ये औकात चिराग पासवान भी बताएंगे, ये औकात पशुपतिनाथ पारस भी बताएंगे। तो ये औकात बताने की जो ये रालोसपा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा वो भी औकात बताएंगे, तो सब जो है बीजेपी को औकात समझाएंगे। तो बात अब यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब साफ समझा जा सकता है समिता जी कि अगर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बात इस पे आ जाए कि अब बीजेपी को औकात समझानी है, तो औकात बीजेपी की कहाँ है ये बीजेपी खुद समझे। लेकिन ये जो औकात बताने वाले हैं ये औकात जरूर बताएंगे, और ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए अब सुरक्षित नहीं। जी बिल्कुल, एनडीए सुरक्षित नहीं है, और एनडीए को खतरा उन लोगों से ज्यादा हो रहा है जिनको उसने छोटा समझकर उपेक्षित करने की कोशिश की, या सीधे सीधे उनके आत्मसम्मान को ही चुनौती दे दी। और जो बिहारी का ही एक जो दोहा है कि सतसैया के दोहरे घाव करे गंभीर, जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही हाल अभी इस समय दिखाई दे रहा है कि ये जो जिनको बीजेपी ने छोटा समझने की गलती की, वो अब गंभीर घाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पर, एनडीए पर। और एनडीए जो है इसी वजह से टूटन की एकदम कगार पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक जबरदस्त घमासान दिख रहा है,
और ऊपर ऊपर से भले मोदी शाह ये दिखाने की कोशिश करें कि सब चंगा सी, लेकिन भीतर के क्या हाल है ये उनके अपने डर को देखकर समझा जा सकता है। तभी कभी इसके दरवाजे कभी उसके दरवाजे अमित शाह को जाना पड़ रहा है और मोदी जो हैं वो इस समय चुप होकर बैठे हैं कि कब उनको कोई इशारा मिले और फिर वो कोई बयान दे। बहरहाल उन्होंने तो चुप्पी साधी है, लेकिन क्या वो इस जो ये खामोशी है ये क्या बड़े तूफान की तरफ संकेत कर रही है, ये भी अभी देखना होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।